हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो अभी तक हमने उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में देखा था। तो इसके पहले हमने देखा था कि 1967 में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था, जिनमें से हमने 3 जनजातियों जो कि पहाड़ी जनजातियां हैं, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं उत्तराखंड के, उनको देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जो तराई क्षेत्रों में रहती हैं जनजातियां, उनको। तो तराई क्षेत्रों में देखते हैं, चौथी जनजाति है थारू। तो थारू जो है वो ऊधम सिंह नगर की किच्छा तहसील से लेकर शारदा नदी के किनारे तक पाए जाते हैं। थारू लोग जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। जो थारू हैं वो सबसे, इनकी जो संख्या है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है जनजातियों में। थारुओं को सामान्यतः किरात वंश का माना जाता है। उत्तराखंड के अलावा यूपी के गोंडा में, लखीमपुर में, बहराइच में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बिहार क्षेत्र में, ये यूपी के क्षेत्र हो गए ज़िले, और बिहार में चंपारण व दरभंगा ज़िले, नेपाल के पूर्व में भेंची क्षेत्र से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई व भावर क्षेत्र में ये थारू फैले हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें यूपी, बिहार और उत्तराखंड, ये तीनों राज्यों में है। उत्तराखंड के तराई भागों में, बिहार और यूपी के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। तो इसमें से जो यूपी स्पेशल दे रहे हैं, बिहार जो यूपी का दे रहे हो पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो वो लोग भी ध्यान देंगे इसमें, इन क्षेत्रों के बारे में। थारुओं के बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल के क्षेत्र से आकर ये बसे थे, इसलिए इनको थारू कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये अपने आप को राणा प्रताप का वंशज कहते हैं, इसलिए इनका नाम थारू पढ़ने का समर्थन करते हैं। कहते हैं एक युद्ध में ये राणा प्रताप के साथ युद्ध में थे, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ मार काट को देखने के बाद ये थर थर काँपने लगे, इसलिए इनका नाम थारू पड़ा। तो कुछ ऐसी कहावतें, मान्यताएं हैं। जो है थारू जो हैं वो मंगोल प्रजाति के सबसे निकट हैं। ये मंगोलों के सबसे निकट हैं। ये छोटे कद के हैं, चौड़ी मुखाकृति के हैं, पीत वर्ण व चपटी नाक वाले हैं। पीत का मतलब पीला। राज्य के जो हैं लगभग 98% थारू ऊधम सिंह नगर ज़िले में रहते हैं। तो ऊधम सिंह नगर ज़िले में ज़्यादातर जो हैं थारुओं का निवास स्थल है। जो थारू स्त्रियां हैं, अब इनका देख लेते हैं पोशाक क्या ये पहनते हैं, पहनावा क्या होता है। थारू स्त्रियां लहंगा, ओढ़नी, चोली पहनती हैं। चोटी से पैर तक चांदी के आभूषण पहनने की परंपरा है इनमें। स्त्रियां कांसे के आभूषण भी पहनती हैं। स्त्री व पुरुष दोनों में गोदना गुदवाने का चलन है। पारंपरिक आभूषणों में चांदी की सिकड़ी में लगी बिंदी, पैरों में बकड़ा, हाथ में खटुआ, चूड़ी, पहुंची, चौड़ी, ये सब हाथ में पहनते हैं। और पैर में क्या है, बकड़ा, और कानों में मुंदरी, गले में कथल, सिक्कों की माला होती है उसको क्या कहते हैं, कथल, व गले में क्या पहनती हैं, हंसुली पहनती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पैर में क्या आभूषण है, गले में क्या है। थारुओं की कोई विशेष भाषा नहीं है, इनकी कोई विशेष भाषा नहीं है। जिस क्षेत्र के समीप इनका निवास होता है प्रायः वहीं भाषा ये प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि नेपाली, भावरी, मिश्रित पहाड़ी, अवधी। जैसे बिहार के क्षेत्र में है तो अवधी, इधर उत्तराखंड के क्षेत्र में है, पहाड़ियों से टच हैं तो मिश्रित पहाड़ी बोलते हैं। नेपाल जो टच हैं वो नेपाली बोलते हैं। तो इस तरह ये अपनी इनकी हर जगह विशेष
कोई भाषा नहीं है, अलग भाषा का ये प्रयोग करते हैं। थारू जनजाति के गोत्र या घराने को कुरी कहते हैं। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा थी, जिसमें क्या होता था कि बहनों का आदान प्रदान होता था। तो इसमें क्या होता, जैसे कि किसी ने दूसरे की बहन से शादी किया और उसकी अपनी बहन की शादी उससे करा दिया, तो ये बदला विवाह प्रथा था। किंतु अब ये प्रथाएं प्रचलित नहीं हैं। अब जो है वो अन्य प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि इनके विवाह की 4 रस्में हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे कि एक है अपना पराया, तो यह एक प्रकार से मंगनी है। इसमें वर पक्ष द्वारा एक गुड़ की भेली या मिठाई, कुछ मछलियाँ कन्या पक्ष के घर ले जाई जाती हैं। विवाह का दूसरा प्रकार बात कही या पक्की पोढ़ी। इसमें क्या होता है, विवाह से 10-15 दिन पहले लड़के का परिवार लड़की के घर जाकर विवाह की तिथि निश्चित करता है, जिसे बात कट्टी या पिछौचा भी कहते हैं। तीसरा है विवाह, जो नॉर्मल है। इसमें बारात जाती है, न ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, ना ही कोई पूजा होती है। तो इनका शादी करने का तरीका अलग है। उसमें क्या है कि एक टोकरी में 5 कपड़े रख देते हैं, मछली रख देते हैं, दही, एक घड़ा पानी रखा जाता है। घड़ा लकड़ी के घर में रखा जाता है। फिर क्या होता है, उस घड़े में 7 भंवरे लेते हैं स्त्री पुरुष, और विवाह के बाद लड़की 1 दिन के लिए वर के घर जाकर लौट आती है। तो ये सामान्य विवाह होता है। चौथा है जो चाला। इसमें क्या होता है, विवाह के 2 या 3 महीने बाद चैत व वैशाख में स्त्री जो है पति के यहाँ जाती है, जैसे कि गौना जाता है सामान्यतया विवाहों में। फिर थारुओं में क्या है, मुख्यतः एक पत्नी विवाह का ही प्रचलन है। इसमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। इस प्रकार के विवाह भोज को लठभरवा भोज कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसको जब पुनः विवाह कराया जाता है तो जो भोज दिया जाता है विवाह भोज, उसको लठभरवा भोज कहते हैं। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है इनमें, इसीलिए कई परिवारों में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं होता है। जहाँ खाना बनता है वहाँ पुरुषों की एंट्री बैन होती है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार है। गहने उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में आते हैं। लेकिन क्या है कि जो अचल संपत्ति है, भूमि और भवन, उसका स्वामित्व पुरुषों को होता है। लेकिन पत्नियों की सहमति के बिना इनका हस्तांतरण या किसी को बेच नहीं सकते हैं। पालतू पशुओं, फसलों एवं फलों का स्वामित्व जो है वो स्त्रियों का, पशुओं का, फसलों का जो पैदा होती है फलों पर स्त्रियों का स्वामित्व रहता है। धन सिंह जलाल के लेख के अनुसार, ये जो इसमें नाम आएंगे या तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार या तो विचारक हैं जनजातियों के, तो इनका कोट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेंस के लिए। तो इनके अनुसार क्या है, पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी थारू स्त्रियों की बेहतर स्थिति से इनके मातृसत्तात्मक होने का भ्रम होता है। ये किसने लिखा है, धन सिंह जलाल ने। DN मजूमदार ने क्या बताया है कि इनके मातृसत्तात्मक होने की संभावना व्यक्त की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रियों का जो है इनका स्थान बहुत अच्छा है इनके समाज में। अब इनका कृषि और व्यवसाय देखते हैं। थारुओं का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। वह चावल, मक्का, जौ, गेहूँ, मटर, आलू आदि फसलों को उगाते हैं। मिर्च और मसालों के साथ साथ रसोई के बगीचों में सब्जियां, तंबाकू, केले उगाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन चावल और मछली है। तंबाकू और मदिरा इनका मुख्य पेय है। वह चावल द्वारा मदिरा का स्वयं निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जाड़। ये जो चावल की मदिरा बनाते हैं इनको जाड़ कहा जाता है। थारू जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। ये देवी देवताओं, भूत प्रेतों, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कुछ देवताओं को ये बकरा, सुअर, मुर्गा, शराब आदि चढ़ाते हैं। दशहरा, दीपावली, होली, कन्हैया अष्टमी व बजहर इनके मुख्य त्यौहार हैं।
थारू दीपावली त्यौहार को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सभी स्टेट के यूपी, बिहार और उत्तराखंड में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं पांचवी और अंतिम जनजाति बुक्सा या भोक्सा। तो यह जो है उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाए जाने वाली प्रमुख आदिम प्रिमिटिव जनजाति है। उत्तराखंड के तराई भावर क्षेत्र के जिलों जैसे ऊधम सिंह नगर, इनके जो क्षेत्र हैं बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर, ये ऊधम सिंह नगर के ज़िले हो गए, ये ऊधम सिंह नगर ज़िले के क्षेत्र हो गए। नैनीताल के जो क्षेत्र हैं रामनगर, यहाँ पर इनका मुख्य जो है बसावट है। पौड़ी गढ़वाल ज़िले का दुगड्डा क्षेत्र व देहरादून ज़िले का विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर आदि जो ये क्षेत्र हैं इनमें मुख्यतः ये निवास करते हैं। नैनीताल व ऊधम सिंह नगर जिलों के जो बोक्सा बहुल क्षेत्र हैं उनको बुक्साड़ कहा जाता है। इन दोनों जिलों के जिस क्षेत्र में बुक्सा ज़्यादा रहते हैं उसको बुक्साड़ क्षेत्र कहा जाता है। बुक्सा स्वयं को पंवार राजपूत मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें मराठों द्वारा भगाए गए लोगों का वंशज मानते हैं, तो कुछ चित्तौड़ पर मुगलों के आक्रमण के समय भाग कर आए राजपूत स्त्रियों व उनके अनुचरों का वंशज इनको मानते हैं। जो बोक्सा सर्वप्रथम बनवासा यानी चंपावत में 16वीं सदी में आकर बसे। तो ये जो उल्लेख मिलता है कि बोक्सा सर्वप्रथम बनवासा क्षेत्र में 16वीं सदी में आकर बसे, इसका उल्लेख अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है कि बोक्सा 16वीं सदी में बनवासा यानी चंपावत के क्षेत्र में आकर बसे थे। बोक्सा का कद और आंखें छोटी होती हैं, चेहरा चौड़ा होता है, पतले होंठ होते हैं, नाक चपटी होती है। स्त्रियों का गोल चेहरा होता है, गेहुआ रंग होता है, मंगोल नाक नक्श होते हैं। देहरादून के बोक्साओं को क्या कहते हैं? मेहरी और मेहरा। जो इस क्षेत्र के बोक्सा हैं उनको मेहरी और मेहरा नाम से पुकारा जाता है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में रहने वाले बोक्साओं को खस नाम से पुकारा जाता है। जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में बोक्सा रहते हैं उनको खस नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो वीडियो है इसमें उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के भी फैक्ट आए हैं। चूँकि उत्तराखंड और यूपी पहले एक ही राज्य थे, तो इसलिए जो इन चाहे उत्तराखंड की एग्ज़ाम दे रहे हों चाहे यूपी पीसीएस का, तो अगर इनका स्पेशल पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें मिलेगा जो हमको फ़ायदा करेगा। तो इसलिए अक्सर लोगों को जो उत्तराखंड या यूपी इन दोनों क्षेत्रों के लोग हैं एक दूसरे का फॉर्म तो भर के एग्ज़ाम देना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ मैचिंग सिस्टम है। तो आगे देखते हैं। बद्री दत्त पांडे के अनुसार इनकी स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं है। विवाह परंपराएं थारुओं की तरह ही हैं। थारू विवाह में मंडप नहीं बनाते, लेकिन बुक्सा क्या है, वे मंडप बनाते हैं। ये ध्यान रखना, ये लोग विवाह एक गोत्र या रिश्तेदारी में नहीं करते, एक ही गोत्र में नहीं करते हैं, और पहाड़ वालों से भी नहीं करते। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनसे भी ये नहीं करते हैं। औरतें मकानों में हाथी, मोर, घोड़ा आदि की तस्वीरें बनाती हैं। ये किसने बताया? बद्री दत्त पांडे के अनुसार। फिर क्या है, इनमें बहुत बहुविवाह का प्रचलन था, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें कमी आ रही है। इनमें जो है अधिकतर संयुक्त परिवार होते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक होता है। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी है। इनमें विवाह का स्वरूप हिंदू समाज के समान है। जैसे हिंदुओं में विवाह होता है वैसे इनमें भी होता है। ये लोग मुख्यतः शिव, गणेश, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि की पूजा करते हैं तथा ये स्थानीय देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, जैसे कि ज्वाल्पा देवी, खेड़ी देवी, चामुंडा देवी आदि। तो
तो इसमें जो चामुंडा देवी हैं काशीपुर क्षेत्र में, तो इनकी जो हैं ये प्रमुख देवी हैं, जिनका मंदिर कहाँ है, काशीपुर में। जैसे गांव में ग्राम देवियां होती हैं, वैसे भी इनके गांव में जो ग्राम देवी होती हैं उनको खेड़ी देवी, ग्राम देवता को साकरिया की पूजा की जाती है, और ये गांव के बाहर कहीं पवित्र स्थान पर इनकी पूजा होती है, जिसे थान कहते हैं। और गांव में जो देवथान या थान कहते हैं उनको, वही चीज़ ये है। ये बुज्जा यानी आत्माओं की भी पूजा करते हैं। ये मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं। जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ की भाषा भी बोलते हैं, जैसे कि कुमैया, भावरी, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः ये हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है। होगड़, मोरो, चैती, होली, नवमी, दीपावली, नवरात्रि आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। पुरुष, अब देखते हैं इनका पहनावा क्या है। पुरुष जो है वो पारंपरिक परिधान जैसे धोती, कुर्ता, सदरी, पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियों के पारंपरिक परिधान ढीला लहंगा और चोली, जिसको अंगिया कहते हैं, वह ओढ़नी है। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। मछली और चावल इनको बहुत प्रिय है। ये गेहूँ, मक्के की रोटी और दूध से बने उत्पादों का भी प्रयोग करते हैं। मछली चावल क्यों, तराई क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ मछलियाँ और चावल काफ़ी होते हैं, तो इसलिए इनकी ये मुख्य डिश है। गेहूं और मक्के की रोटी, दूध से बने उत्पाद प्रयोग करते हैं। पुरुष मदिरा, ताड़ी व सुल्फा का प्रयोग करते हैं। बुक्सा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन व दस्तकारी है। पहले इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या था, शहद, कंदमूल, फल, मछली व जंगली जानवरों के शिकार पर आधारित था। तो लेकिन अब ये धीरे धीरे कृषि, पशुपालन और दस्तकारी की ओर बढ़े हैं। बोक्सा के कई परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मंझरा। कई गांव मिलकर जो बनाते हैं, कई परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, गांव को क्या कहते हैं, ये मंझरा। गांव के छोटे विवाद को ग्राम प्रधान निपटाते हैं। इनका प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन बिरादरी पंचायत है। ये 4 स्तरों में विभाजित होती है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी तख्त होता है। तख्त के नीचे एक दरोगा, एक मुंसिफ व 2 सिपाही होते हैं। ये सभी वंशानुगत होते हैं। ये इनकी अपनी एक व्यवस्था है बिरादरी पंचायत की। यह व्यवस्था अब लुप्त हो रही है। इसके स्थान पर नई पंचायती व्यवस्था अपना स्थान बना रही है। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है, और ये जो बोक्सा समाज एक संगठित इकाई के रूप में जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनके यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं बनी हैं और इनमें निरंतर प्रगति हो रही है। तो दोस्तों, जनजातियों के बाद जो अगला टॉपिक होगा ऐतिहासिक काल का होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।